चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे संपूर्ण क्रांति, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। गद्य खंड में आप लोग का 13 चैप्टर है और चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति। इसमें हम लोग इसका सारांश भी देखेंगे, लेखक परिचय देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो लेखक परिचय में सबसे पहले संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1900। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979। ठीक है, याद रखिएगा लोग। जन्म भी अक्टूबर में ही हुआ था और निधन भी अक्टूबर में ही हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, निधन 8 अक्टूबर 1979। पूछेंगे जन्म स्थान सिताब दियारा गांव। ठीक है, यहाँ गांव हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में बलिया और बिहार का जो सारण है, ठीक है, उसके बीच में पड़ता है। ठीक है, बचपन में इनका नाम बाउल। बचपन का नाम क्या था इनका? बाउल। ठीक है, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, बचपन में इनका नाम क्या था? बाउल। ठीक है, आगे देखिए, अपनी जन्म पक्ष धरता के लिए लोकनायक के नाम में से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जन पक्ष धरता, जन मतलब लोग होता है और लोगों का पक्ष उठाने के लिए। अब आंदोलन में गांधी जी आंदोलन किए, किसके लिए आंदोलन किए? क्या वो अपने लिए? नहीं ना, सबों के लिए, लोगों के लिए, कि देश हम लोग का क्या हो? आजाद हो। उसी समय ये भी थे, तो इनका नाम लोकनायक से इनको प्रसिद्धि मिली। जैसे महात्मा गांधी को हम लोग बापू कहते हैं, वैसे ही इनको लोकनायक कहा जाता है। माता का नाम फूल रानी एवं पिता का नाम हर्षु दयाल। ठीक है, क्या? हर्षु दयाल। माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम याद हो गया ना? पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो कि किनकी पुत्री थी? तो एक गांधी जी के, देखिए यहाँ पे प्रभावती देवी इनके पत्नी का नाम, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? आगे शिक्षा की बात करें तो आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। किसके लिए? तो हिंदी, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है, इस विषय पर लेख लिखे और उसके लिए उनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा क्या हुआ इनका? अधूरा रह गया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था। आप लोग को मालूम होगा कि 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन को गांधी जी स्थगित कर दिए। आगे देखिए, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। कब गए थे? 1922। वहां कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए। लेकिन क्या हुआ कि इनकी मां का तबीयत खराब था और मां की तबीयत खराब होने के कारण इनको अपना पीएचडी छोड़कर घर वापस लौटना पड़ा। ठीक है, तो आगे लिखा है मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। कहां पे? अमेरिका में ही। लेकिन यहाँ पे लिखा है मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। आगे देखिए, राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। कब शामिल हुए कांग्रेस में? 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। पहली बार जेल गए थे कब? 1932 में। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये गए थे। ठीक है, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 में और 1943 में भी जेल गए। ठीक है,
पहले 32 में गए, फिर 39 में गए, फिर 1942 से आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। यानी कि 1942 में कौन सा आंदोलन हो रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट में, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। उसी आंदोलन से इनको प्रसिद्धि मिली, यानी कि लोग इनको पहचानना शुरू किया। तो वही चीज यहां बोला जा रहा है कि 1942 से आंदोलन, ठीक है, या 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो कब हुआ था, याद रखिएगा। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। कब? 1954। फिर देखिए 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। ठीक है, आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। इनके ही मार्गदर्शन में कौन से पार्टी का? कृतिया की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कुछ कविताएं भी लिखे, डायरी भी लिखे, निबंध भी लिखे। ठीक है, इनकी कृतियां है। ठीक है, सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। तो आ जाएगा, क्वेश्चन कर देगा कि जेपी जी को मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? तो 1965 में। किस लिए मिला था? तो समाज सेवा के लिए। ठीक है, उसके बाद 1998 में मरणोपरांत, यानी कि इनके मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनको। ठीक है, हाँ, तो इनको भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में, याद रखिएगा। सारांश की बात करें, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है, दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। क्या है ये? भाषण है। किसके द्वारा दिया गया भाषण है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया भाषण है, जो कि 1974 में पटना के गांधी मैदान में इन्होंने भाषण किया था। ठीक है, जिन्हें उन्होंने 5 जून, याद रखिएगा ये डेट, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। ठीक है, संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। ठीक है, संपूर्ण भारत स्वतंत्र पत्रिका है एक, के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। ठीक है, भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। ये जो भाषण था, इसको सुनने के लिए लाखों की संख्या में, समझिए उस समय लाखों की संख्या में लोग आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। नाम क्या था आंदोलन का? छात्र आंदोलन, है ना? इसमें युवा लोग ही ना आएगा, बुढ़वा आएगा सब, नहीं ना? इसमें जिसमें युवाओं का बोलबाला था, नारायण जी कहते हैं, देखिए नारायण जी कह रहे हैं, भाषण, मान लीजिए कोई मंच पे भाषण होता है तो क्या एक ही आदमी भाषण देता है? नहीं ना। अब मान लो कि आरजेडी का हो रहा है तो हो सकता है कि राहुल गांधी भी भाषण दे, सोनिया गांधी भी दे, लालू यादव भी दे। इसी में क्या हुआ, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविताएं भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। नारायण जी क्या कह रहे हैं? अगर दिनकर जी होते, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, और राम वृक्ष बेनीपुरी कवि हैं, ठीक है, और अगर ये जिंदा होते, जिंदा नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर वो होते तो उनकी जो कविताएं होती वो भारत के नवनिर्माण में क्या करता? तो क्रांति का कार्य करता। ठीक है, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी आज अगर कविताएं आती तो क्या होता? वह भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। ठीक है, लेकिन वह आज हमारे बीच, बड़ा ही दुख का बात है
कि वो आज हमारे बीच नहीं है। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया है। अब देखिए भाषण में कौन आए? जयप्रकाश नारायण जी, और माइक लेते कह रहे हैं कि ये जो जिम्मेवारी है हमको छात्रों ने सौंपा है, हम मांग कर नहीं लिए हैं। सही बात है। 1974 के आंदोलन में जब छात्र आंदोलन हुआ था तो सभी छात्र इनसे आग्रह किए थे कि आप इस क्रांति का नेतृत्व कीजिए, हम लोग से नहीं बढ़ेगा उतना आगे, लेकिन आप कीजिएगा तो लोगों का भीड़ भी आएगा और सपोर्ट भी मिलेगा। आज गरखा चौक पर अगर मान लीजिए कि आंदोलन करना है किसी मुद्दे को लेकर, तो हम लोग करें चाहे किसी गांव के लोग करें, तो सब लोग नहीं जुटेगा। लेकिन वहीं पे कोई नामी चेहरा को बुला दीजिए जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करता है, देखिए उसको देखने के लिए भी कुछ लोग आएगा, कुछ लोग सपोर्ट में भी आएगा, लेकिन भीड़ चौगुना हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही छात्रों ने इनको जिम्मेवारी दी थी, ये मांगे नहीं थे, क्योंकि उस समय जयप्रकाश नारायण बूढ़े हो चुके थे, अस्वस्थ थे। जबरदस्ती करने पर वो इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे। वही चीज कह रहे हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। ठीक है, बाद में क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वह कहते हैं कि मैं नाम, ठीक है नाम होगा यहाँ पे, मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। मंच से ही बोले थे कि हम नाम के नेता नहीं बनेंगे, हम सुनेंगे सबका। ऐसा नहीं कि वो अमीर हैं तो हम उनका सुनेंगे, गरीब का नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे सबका, लेकिन करेंगे अपने मन का जो सही लगेगा। कि नाम के हम नेता नहीं है कि कौन कह देगा मर रहे तो मरने इधर दौड़ जाएंगे, तुर रहे तो इधर तुरने चल जाएंगे, नहीं, मतलब सुनेंगे सब, लेकिन अपने दिमाग से इस क्रांति को, आंदोलन को चलाएंगे, इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। सलाह दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी हम मांग के नहीं लिए हैं, हमको सौंपा गया है। ठीक है, आगे देखिए, लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। आगे है, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र के शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। बहुत नेता आए और शाबाशी भी दिए पीछे में, ठीक है, और सामने से वो क्या किए, उस आंदोलन को दबाने का काम। छात्र अगर बैठता था आंदोलन के लिए तो उसको वही पार्टी के लोग उसको पुलिस से डंडा से पिटवाते थे, यानी कि रोकने का काम करते थे। सामने मीठा मीठा बात आके करते थे, ना ना बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आप छात्रों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पीछे में पुलिस को चढ़ा बढ़ा के पिटवा दिया। ठीक है, आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, भाषण में ही बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। ठीक है, लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। ठीक है, लेखक के वही मित्र होंगे जो कांग्रेस के सहयोगी होंगे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, और ये उनके विरोध उठे थे, मतलब पार्टी में नहीं, छात्रों के हित में। आज मान लीजिए कि हम कहीं पटना में आंदोलन करें, चाहे दिल्ली में आंदोलन करें, सरकार किसका है? बीजेपी का। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हम उनके विरोध में ही करेंगे, लेकिन क्या हमारा पर्सनल झगड़ा रहेगा? नहीं, फिर भी सरकार को क्या होगा? बुरा लगेगा। हम अपने मांग के लिए ही कर रहे हैं सही पक्ष पर, लेकिन इससे घाटा किसका है? सरकार का। तो बहुत सारे ऐसे मित्र थे, इनका, जेपी जी का, जो कि उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवा देना चाह रहे थे कि कैसा हो ये आंदोलन बंद हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, उनकी गलत नीतियों से, कामों से झगड़ा है। उसमें वो परिवर्तन कर देंगी, सुधार कर देंगी,
हम आंदोलन उसी समय स्थगित कर देंगे। क्या जी? आगे देखिए, लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। भले ही नेहरू जी चाहे बापू देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ काम जो था उनका सही नहीं था, इसलिए वो कई बार इन लोगों का भी आलोचना किए हैं। ठीक है, आज कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई मान लो कि बीजेपी का खूब बढ़िया नेता है तो सब काम सही ही करे। आज हम मान लीजिए कि मोदी जी के पक्ष में भी रहेंगे तो कुछ काम उनका हमको गलत लगेगा, और समाज में निकलेंगे तो हम कहेंगे कि ना मोदी जी ये तो कर रहे हैं सही, लेकिन ये गलती कर रहे हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लेखक ने कई बार बापू यानी कि महात्मा गांधी और नेहरू जी को की भी आलोचना की है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की खर्चा है। आम आदमी आज उठ सकता है, हम उठ सकते हैं, चुनाव में उठेंगे, हार जाएंगे। क्या हार जाएंगे? हम राता राती पैसा नहीं बांट पाएंगे, हम उतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, हम उतना बोलोरो स्कॉर्पियो नहीं ले जा पाएंगे, मीट मुर्गा नहीं खिला पाएंगे लोगों को। ठीक है, तो चुनाव में क्या होता है? खर्चा होता है। चुनाव में खर्चा होगा तो चुनाव जीतने के बाद पैसा बचाएंगे ना, घपला करेंगे ना। ठीक है, तो वही चीज है, ये क्या कह रहे हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की खर्चा है। ठीक है, आगे देखिए, आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, बस वोट डाले, बस टाटा बाय बाय। उसके बाद अपना काम बनता, नेता कहेगा भाड़ में जाए जनता। ठीक है, बस आपका काम है, आप वोट डालिए, वोट का विरोध मत कीजिए, वोट डालिए, साइड हो जाइए। उसके बाद काउंटिंग करवा देगा सब, सरकार बनवा लेगा सब, उसके बाद एकदम गाड़ी में घूमेगा सब, उसके बाद नहीं। आगे देखिए, लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है, प्रतिनिधि के पास जाइएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तब काम करेगा, लाइन लगाइएगा, कभी भेंट होगा, कभी भेंट नहीं होगा। चापलूसी कीजिएगा, ज्यादा बोलिएगा, कहेगा जा जन करे के कर लो। ठीक है, आगे देखिए, लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है। अन्य देशों में क्या होता है? जो प्रेस होता है, मतलब कि न्यूज वाला, पत्रिका जो होता है, समाचार पत्र वगैरह होता है, वो क्या करता है? प्रतिनिधि अगर गलत काम करेगा तो छापेगा, वो चीज दिखाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ नहीं है। जिसकी सरकार उसका गुणगान करेगा, कौन? मीडिया वाला नहीं करेगा, दिन उसका बिगड़ा हुआ है। हाँ, तो जिसकी सरकार होती है उसके बारे में दिखाएगा, उसके अच्छे काम को दिखाएगा, और दूसरा अगर अच्छा काम भी कर रहा है उसके अच्छे काम को नहीं दिखाएगा। देख लीजिएगा न्यूज चैनल खोल के, कोई सरकार अगर अच्छा काम कर रहा है तो बस उसी का गुणगान दिखाएगा, दूसरा सरकार लाख अच्छा करके रह जाए वो नहीं दिखाएगा। आगे देखिए, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है, कमी है। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का यह भी भाषण वाकई एक शानदार भाषण है। ये हो गया आप लोग का सारांश। किताब में और बहुत कुछ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग घर पे बहुत पढ़ते हैं, ये हमको मालूम है, आप लोग जैसा कोई नहीं पढ़ता है। अगर होमवर्क दिया जाएगा तो एकदम वो होमवर्क बन के एकदम आ ही जाता है। क्या भले ही हम चेक करने के लिए मांगते हैं तो नहीं दिखाते हैं आप क्या? कॉपियो कहता होगा घर पे, कहता है लोग कि सर घर पे छूट गया। बताइए, पहला ऑब्जेक्टिव है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। चलिए आगे चले। आगे है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? वाह, बुढ़ापा और आगे आइए, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? मार्क्सवाद तथा। आगे आइए, आगे है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्या नाम था? बाउल। ठीक है,
तुम भी लोग का कुछ कुछ नाम होगा क्या? किसी का बौले नाम होगा, अरे बौला, अरे बौला होता है ना जी आगे चलिए। व्यक्ति से नहीं, किससे? व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? जयप्रकाश नारायण कहे थे कि हमको इंदिरा जी से काहे के लिए झगड़ा है? व्यक्तिगत झगड़ा है? नहीं, उनके कार्यों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है। ठीक है, तो कौन कहे थे? जयप्रकाश नारायण। आगे आइए, आगे अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? वेलिंगटन नर्सिंग होम, वेलिंगटन नर्सिंग होम, याद रखिएगा लोग, वेलिंगटन नर्सिंग होम। इसी का खड़ी हो जाओ तो। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। किसका कहा गया? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका को। चलिए आगे, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, याद रखिएगा, डॉक्टर रहमान। ठीक है, आगे आइए, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी, याद रखिएगा लोग, इनका फ्री का प्रेस था, सदानंद में रहते थे, तो क्या नाम हो जाएगा? सदानंद जी। फ्री का प्रेस था, सदानंद में रहते थे, सदानंद जी। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? देखिए, ब्रेन, ब्रेन का बात है ना, दिमाग का। दिमाग कैसा है? सनका हुआ। दिमाग कैसा है? सनका से शंकर। ठीक है, उमा शंकर दीक्षित। ठीक है, याद करने का ट्रिक है। आइए, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? पटना साइंस कॉलेज से। कहां से? पटना साइंस कॉलेज से। आगे आइए, आगे है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924, ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में ही, याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 और मार्क्सवादी कब बने? 1900। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित। और उसके बाद फ्री प्रेस के मालिक सदानंद। ठीक है, याद करिए लोग, पीछे वाला हम आगे आ रहे हैं तो आगे वाला बस। छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, जेपी जी की मां का नाम क्या था? जेपी जी की फुलरानी। पिता का नाम अरसू दयाल, और पत्नी का नाम प्रभावती देवी। प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? हाँ, नाम बताइए ना, नाम। गांधी, प्रसिद्ध गांधीवादी तो थे ही, नाम बताइए। हाँ, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर। आगे चलिए, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। किसे? जयप्रकाश नारायण को। आगे आइए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर को 1900। और निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979। याद है ना? आगे चलिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था जी? प्रभावती देवी। क्या था?
प्रभावती देवी। आगे क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। किसकी? जयप्रकाश नारायण की। आगे आइए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई तो मरणोपरांत 1998 में। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? लोकनायक के नाम से। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 को। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो आप लोग को मालूम है, हर्षु दयाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है कि भाषण है? क्या है? भाषण है। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे सम्मान से। कब किया गया था? 1900 कब? 74 में नहीं, 1900 कब बताइए? नोबेल पुरस्कार जहां दिया गया था, बताइए। शुरू में ही दिया हुआ है। चलिए कमेंट में सब लोग लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, देख लीजिए। जयप्रकाश कब? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर। किसके साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में। किनके हाथों में? अगला जो क्वेश्चन है वो है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे मार दिए गोए से। ठीक है, तो उनको दिल का दौरा पड़ गया, तो गोए से गोयंका। रामनाथ जी गोयंका। याद रखिएगा, रामनाथ जी गोयंका। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश। आगे आइए, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? आईएससी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी। याद रखिएगा, दीक्षित जी के मुख से। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, जवाहरलाल जी को। आगे चलते हैं, अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से है? संपूर्ण क्रांति से। किसे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे?
याद रखिएगा, यही मार दिए थे गोए से, तो इनके घर पे क्या हुआ था, दिल का दौरा पड़ गया था। फ्री प्रेस के मालिक, प्रेस क्या बोले थे, फ्री प्रेस के मालिक, फ्री प्रेस था, आनंद में थे, क्या नाम क्या हो जाएगा, फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी, ठीक है, सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे तो बोले थे ब्रेन संकल है, उमा शंकर, ठीक है। इनको जयप्रकाश नारायण को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा तो गोए से मार दिए, रामनाथ जी। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, गोए से मार के एक्सप्रेस हो गए।